Welcome, this is Dr. Hadi here and you are watching Dr. Hafiz Sultan Academy channel. Dear students, आज आपके लिए मैं 3 टॉपिक्स लाया हूँ और ये असल में 3 के 3 टॉपिक्स इसलिए मैं आज एक साथ लाया हूँ क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। आज का जो मेन टॉपिक था वो है कीमियो ऑस्मोसिस। लेकिन जब बाद मुझे पता चला कि कीमियो ऑस्मोसिस को अगर अच्छे से अच्छे अंदाज में पढ़ाना है, समझाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के जो 2 कॉन्सेप्ट्स है इसको भी मैंने आज ऐड कर दिए ताकि स्टूडेंट्स की जो कन्फ्यूजन है वो मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म हो जाए। और वाकई में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इशू कॉज करते हैं, ये टॉपिक्स उनके लिए काफ़ी मसला है, बट आज आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। याद रखिएगा कि इससे पहले मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन पे 2 वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उन 2 वीडियोस में ये सेलुलर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ पर भी उनका जिक्र हो चुका था, लेकिन सिंपल अंदाज में था। लेकिन आज आपको ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तफसील मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करना होगा। यस, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कीमियो ऑस्मोसिस। इसको समझाने के लिए तो सबसे पहले मुझे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम लिखना होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास फोल्डेड मेम्ब्रेन है। ठीक है, फोल्डेड मेम्ब्रेन है जिसको हम आपके लिए कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा जनाब, ये जब आपने लिखा तो ये भी एक मेम्ब्रेन है, ये भी एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन आ गए। यहां पर ये बाहर वाले मेम्ब्रेन और अंदर वाले मेम्ब्रेन के दरमियान जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये सारा का सारा जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम है, इस स्पेस का नाम क्या है, स्पेस का नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये आपको समझना होगा, ये लाजमी है। ठीक है, कि इस स्पेस का नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहां पर अंदर आ जाए, इस पर्दे के अंदर आप यहां पर आ जाए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। 2 जगह हैं। अब आप देखें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के दरमियान पर्दा आ रहा है, ये जो आपका मेम्ब्रेन है, दिस इज मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है। आज का टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अच्छे तरीके से समझ जाए, तो उसके लिए ये मेम्ब्रेन का समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ इस मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक है सबके सब इधर ही होगा। इस मेम्ब्रेन को अगर हम लोग थोड़ा सा अंदर जाके देख लें, क्लोजर जाएंगे, we will find that this membrane is actually a double membrane। ठीक है, असल में डबल मेम्ब्रेन है। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से, ये डबल मेम्ब्रेन है, तो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मतलब डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज डबल में पूरा का पूरा जो है एक किस्म का डबल मेम्ब्रेन है। अब अगर इस छोटी सी जगह पे मैं आपको यही जगह थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, ये वाला जो जगह, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। चलो, ये देखो, ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आपके लिए ये रहा जनाब। ठीक है, सो वो ये यहाँ पर जो डबल मेम्ब्रेन है, या यहाँ पर जो डबल मेम्ब्रेन है, या यहाँ पर जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो डबल मेम्ब्रेन है, टॉपिक समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए वही जगह बड़ा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, सो स्टिल डबल मेम्ब्रेन। अब अगर आप चाहो कि इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर आप फॉस्फोलिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप अगर चाहो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर बुक्स में वो इन डबल मेम्ब्रेन को जो है ऐसे यहाँ पर सर्कल्स लिखे, यहाँ पर इस तरह से सर्कल्स ड्रॉ करके, यहाँ पर भी सर्कल्स ड्रॉ करके, ठीक है, बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करके फिर इनको इस तरह से
वो फास्फोलिपिड्स के टेल दे देते हैं। तो ये असल में आपको दिखा रहे हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर के जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से है, ठीक है। इससे आपका डायग्राम जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसको भी मैं अवॉइड करूँगा। मेन कॉन्सेप्ट अगर आपको देना है तो उसके लिए मुझे सिंपली इस तरह से डायग्राम लिखना होगा, सिंपली लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट में लिख लेता हूँ। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन है, और ये उसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा। और ये जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो इलाका मैं इसको शेड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस वन, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये एक ही मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस इज जस्ट वन मेम्ब्रेन, जिसे क्लोज जाकर अंदर जाकर हमें पता चला कि ये दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसके नीचे जो है आपको क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। और यहां पर क्या मिलेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये यहां पर आपको नजर आ जाएगा। अब अगर ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया है तो मैं सारा मिटा के ये थोड़ा सा और भी बड़ा करके लिखूंगा, ताकि आपको, क्योंकि ये जितना जूम करके इतना बड़ा करके दिखाया जाए उतना ही मज़ेदार होगा, उतना ही आप इंजॉय करोगे। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया की, मैं बस इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके लिखूंगा, और बड़ा करके, ठीक है। अच्छा, इस तरह से लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। सो ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हाँ, ये जरूर मैं लिखूंगा कि ये इसके नीचे यहाँ पर क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस इज मैट्रिक्स, और यहाँ पर क्या नाम लिखो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये जो पर्दा है, ये जो मेम्ब्रेन है, यहां पर कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। चूंकि उनका साइज काफ़ी बड़ा है और वो पेचीदा है, इसीलिए हम उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को नाम देंगे कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, इसी मेम्ब्रेन के ऊपर आप कुछ प्रोटीन नज़र आएंगे। आपका जी चाहे आप उसको कैसा भी डायग्राम दे सकते हैं, गोल, सर्कल लिख सकते हैं, रेक्टेंगल, जो आपका दिल चाहे उस तरह से एक डायग्राम आप लिखोगे कि ये मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम उसको कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। इस तरह के 4-5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर मैं इसको देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा लिख रहा हूँ। ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, और यहाँ पर जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, ठीक है। डायग्राम आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आप चाहो वैसा आप लिख सकते हैं। ये 3rd कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दिस इज 3rd कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद 4th कॉम्प्लेक्स है, राइट, दिस इज योर 4th कॉम्प्लेक्स। एंड देन इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं लिखना चाहता हूँ, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि मुझे एक और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, और वो क्या है, वो है एक एंजाइम। अच्छा जनाब, तो ये है हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ तक मैंने इसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो ये 4 किस्म के प्रोटीन है। इसमें आप एंजाइम भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था NADH रिडक्टेज, FADH रिडक्टेज, ये वो सारे के सारे एंजाइम भी आप उसको कह सकते हैं, प्रोटीन भी आप उसको कह सकते हैं। बट सिंपल लेक्चर को सिंपल करने के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर कॉम्प्लेक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं 1 2 3 4, इनके अलावा कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि इनके बीच आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोएंजाइम Q, यहाँ पर आपको एक और मिल जाएगा, इसका नाम क्या है, इधर आपको एक और प्रोटीन मिलेगा, उसका नाम है
Q, दिस इज एक्चुअली कोएंजाइम Q, ये यहाँ पर पड़ा रहेगा। और जैसे कि ये 1 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 के ऊपर आ रहा है, 3 और 4 के बीच भी इस तरह का एक एंजाइम होगा, हम उसको नाम देंगे साइटोक्रोम। तो बीच में मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर एक और भी प्रोटीन है साइटोक्रोम। सो इसके लिए मैं लिखूंगा CYT साइटोक्रोम। इनके पास कोई मेटल होता है, साइटोक्रोम के साथ कोई मेटल होता है, आयरन, ये उसको लेकर अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, और देकर अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो साइटोक्रोम है, ये बुक्स में आपने देखा होगा साइटोक्रोम A B C, या तो अगर आप शुरू से देखें साइटोक्रोम BCAA3, वो मैंने शो नहीं किया हुआ है। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3, ये सारे के सारे जो 4 किस्म के साइटोक्रोम है जो एक चेन के अंदर पड़े हुए हैं, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, उन सब की जगह मैं सिर्फ CYT लिख रहा हूं, साइटोक्रोम के 4 के 4 इधर पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, साइटोक्रोम के बाद जो है ना आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आ रहा है। एंड देन यहां पर जो है, यहां पर एक एंजाइम है, बहुत ही मशहूर एंजाइम, जिसका नाम है ATP सिंथेज। इसका नाम क्या है? ATP सिंथेज। ये वो एंजाइम है जिसकी मदद से ATP बनेगा, और ये वो एंजाइम है जो हमें टॉपिक समझाने में मदद देगा, कीमोऑस्मोसिस। तो अगर आपको कीमोऑस्मोसिस का टॉपिक समझना है, ये यहां पर आपको समझ आएगा, ठीक है, इस एंजाइम की मदद से। और ये जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्सेस एक चेन में आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस से आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स का जो कॉम्प्लेक्सेस पड़े हुए हैं, जो चेन पड़ा हुआ है, उनका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो कहना बड़ा आसान है चेन, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों इसको कहा जा रहा है? क्योंकि ये अब आपको आगे पता चल जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से फोर्थ जगह, इस तरह से इलेक्ट्रॉन सफर करता हुआ आपको नजर आएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थोड़ा सा मैं आपको और भी बताता चलूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैं आज इस टॉपिक को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बगैर बिल्कुल भी नहीं बता सकता। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ जाएंगे, पढ़ेंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी कंपाउंड से, किसी प्रोटीन से, किसी भी मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। या यहां से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या है? अगर किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए या किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जाए, तो इसको भी रिडक्शन कहा जा सकता है। रिडक्शन का एक और डेफिनेशन भी है, वो है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर आप ऐड करोगे तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन को निकालोगे तो फिर वो रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन हम ऑक्सीजन को इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं देंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही समझेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, रिडक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इसका लेस ऑक्सीडेशन। और मजे की बात तो ये है, जब एक चीज ए किस हालत में होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में हो, लेट्स सपोज ए रिड्यूस्ड फॉर्म में, ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ये एक किस्म का रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गई। ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तरह का रिएक्शन होता है, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, कीप इन माइंड, उस वक़्त क्या इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ये मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ। एनर्जी रिलीज हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है।
तो आज जो टॉपिक आप लोग समझने जा रहे हैं और उनमें आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बगैर नामुमकिन है कि टॉपिक समझ आ जाए, क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाला है। उसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बदले आपको एनर्जी मिल जाएगी और वही एनर्जी हमें जाकर एटीपी सिंथेसिस में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, सो ये डायग्राम मैंने आपके लिए बता दिया। अब हम आपको क्या बताते हैं, डायग्राम सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आप इससे पिछले लेक्चर में चले जहां हमने देखा था कि क्रेब्स साइकिल के अंदर ग्लूकोज की तोड़फोड़ हो रही थी, ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकाला जा रहा था, ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे थे। वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जो हाइड्रोजन्स थे, वो NADH के पास जा रहे थे, NAD के पास जा रहे थे, NADH या FADH की शक्ल में। ये वहाँ का टॉपिक था। ठीक है, सो मैं आज वही साइकिल दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। मैं आज फौरन डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगा। कहाँ से स्टार्ट करूँगा? यहाँ से कि ये जो हमारे पास है NADH, ये NADH निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ये NADH ये क्रेब्स साइकिल से आया हुआ है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के दौरान ये बन चुका है। साथ ही साथ यहाँ से आपको जो FADH है, FADH2 खासकर इसको लिखा जाता है, ये भी आपको क्रेब्स साइकिल से मिले हुए हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, और इनके पास ये काफ़ी शोख मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है, इनके पास हाइड्रोजन आ गया। तो दीज टू आर वेरी एनर्जाइज्ड molecule because they have electrons, they have hydrogen. So what will happen? NADH हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को दे देते हैं। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को देगा। सो इसके लिए हम यहाँ से एक स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक दिस कलर विल बी मोर सूटेबल। तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये NADH, वैसे तो इलेक्ट्रॉन दो आ रहे होंगे लेकिन हम एक लिखेंगे, फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन NADH ने लिया था, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो जाहिर है ये क्या हो जाएगा? हाँ, आप कहोगे रिड्यूस हो गया, क्योंकि अभी इससे पहले हमने बताया था कि जब किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो वो तो रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस हो गया, ये एनर्जाइज्ड हो गया। ठीक है, ये काफ़ी शोक हो गया। अब ये मॉलिक्यूल जब ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा तो इससे क्या होगा? जैसे मैंने कहा था, एनर्जी, ज़ाहिर एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जब इस तरह के रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाएगी, अब वो जो एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान रिलीज हो जाती है, पता है वो क्या करेगा? वो यहाँ से ये जो इलाका है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस इलाके का नाम क्या है, इस रीजन का नाम क्या है? तो आप कहोगे कि इसका नाम है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन्स के आयंस पड़े हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। आप इन हाइड्रोजन आयंस को क्या नाम दे सकते हैं? आप इन हाइड्रोजन आयंस को प्रोटॉन्स का नाम भी दे सकते हैं, बिकॉज यार प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स को पंप कर दिया जाता है। कहाँ पर? मैं थोड़ा सा आपके लिए इस तरह निशान छोड़ने जा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन आयन सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब मैं आपके लिए ये लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो सारे के सारे कहाँ पर आ गए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में खुद ब खुद आ गए, या किसी ने एनर्जी दे दी? हम कहते हैं यस, एनर्जी दे दी, इनको एनर्जी मिलने के बाद ये आ गए। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ग्राउंड पे कोई चीज़ पड़ा हुआ हो और आप चाहते हैं कि मैं उसको ऊपर उठाना चाहता हूँ, देखिए पेन, आप इसको कैसे ऊपर उठाना चाहोगे? खुद तो नहीं जाएगा ना। तो इसके ऊपर जब आप एनर्जी अप्लाई करोगे, वर्क करोगे ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो हाइड्रोजन खुद ब खुद नहीं जा सकते, इनके ऊपर आपको एनर्जी देनी होगी, आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जब एनर्जी आप इसके ऊपर खर्च करोगे तो इस एनर्जी की मदद से ये उस
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे। अब आप देखिए जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए, एनर्जी जाया नहीं हुई है, वो एनर्जी इधर आके हमारे पास अभी भी स्टोर्ड पड़ी हुई है। ग्रेडियंट चलिए आपके लिए यूज करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये भी आपको कहीं ना कहीं इधर उधर बुक्स में नजर आएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। उसका मतलब ये है कि इधर प्रोटॉन जो है ज्यादा थे, इन्होंने ज्यादा प्रोटॉन यहाँ पर, अब यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, यहाँ पर प्रोटॉन कम हो गए, एक किस्म का डिफरेंस आ गया। ये ही मजे की बात है, जब कहीं पर प्रोटॉन ज्यादा हो, दूसरी तरफ प्रोटॉन कम हो, तो फिर व्हाट विल हैपन, चीजें हमेशा ज्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ आएंगी, ये हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन यहां देखो कितना जबरदस्त तरीके से हमें एक चीज मिला कि जो प्रोटॉन है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से अब शिफ्ट होकर के किसके पास आएंगे, कोएंजाइम क्यू के पास आएंगे, कोएंजाइम क्यू के पास आ जाएंगे। अब ये ऑक्सीडाइज हो गया, अब ये रिड्यूस हो गया, लेकिन इसके दौरान इतने ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि वो प्रोटॉन को जाके पंप कर दे। इधर से प्रोटॉन पंपिंग जो है नामुमकिन है, क्योंकि एनर्जी जो है बहुत कम एनर्जी इधर प्रोड्यूस होती है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, यही जो इलेक्ट्रॉन्स है, यही जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हम यहाँ से अब लेके जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले आएंगे। फिर क्या होगा, फिर ये रिड्यूस्ड हो गया, फिर से ये अब एनर्जाइज्ड हो गया। अब व्हाट विल हैपन, एक बार फिर एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एक बार फिर एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि अब ये रिड्यूस्ड हो गया। या तो ये व्हाट विल हैपन नाउ कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं इसमें मैट्रिक्स में, ये प्रोटॉन सारे के सारे जो हैं ये आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो भाई, प्रोटॉन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं और काफी ज्यादा हो रहे हैं, इनकी अमाउंट भी काफी बढ़ रही है, वो जो डिफरेंस है वो भी बढ़ रहा है, इख्तिलाफ भी बढ़ रहा है, ग्रेडियंट भी बढ़ रहा है। सो आप हैरान होंगे कि इस बेचारे का क्या कसूर है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ FADH2 के लिए है। ये जो FADH2 है, इसके पास भी तो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को देंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं आपको बताऊं कि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वो प्रोटॉन को पंप कर सके, लिहाजा इसको भी हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन इतना है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कोएंजाइम क्यू पर आ सकते हैं और फिर वही रास्ता फॉलो करेगा जो पिछले वाले इलेक्ट्रॉन ने किया था। तो मैं शुरू में FADH को बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, बाद में FADH की तरफ आ जाऊंगा बाद में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया, फिर से एनर्जी रिलीज हो गई, प्रोटॉन पंप होकर के बाहर चले गए। अब जो है, अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके साइटोक्रोम को मिल जाएगा। साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल्स भी बड़े स्पेशल तरीके से पड़े हुए हैं। पहला पड़ा हुआ है B, उसके बाद साइटोक्रोम C है, फिर A है, फिर 3 है। जैसे मैंने शुरू में कहा था मैंने कि इसको मैं मेंशन नहीं करूँगा। तो जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम पर आएंगे, B पर आएंगे, B से C पर जाएंगे, C पर A से A3 की तरफ जाएंगे, इस दौरान भी जो है व्हाट विल हैपन के इलेक्ट्रॉन जो है आपका फाइनली जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर आ जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि लास्ट में जो साइटोक्रोम A3 है वहां पर आ जाएंगे, लास्ट में साइटोक्रोम A3 जो है लास्ट है, तो वहां पर आकर एक बार फिर वंस अगेन एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, वो जो एनर्जी है वो क्या करेगी, वो एनर्जी यहां से हाइड्रोजन आयंस को यहां से पंप करके जो है ऊपर की तरफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ लेके जाएंगे। एनर्जी जाया नहीं हुआ, एनर्जी जो है वो उसने क्या किया, उसने इन प्रोटॉन को यहां से ऊपर की तरफ ले जाने में कंज्यूम हुआ। सो लास्ट में बिल्कुल क्या होगा,
अब तो इलेक्ट्रॉन के लिए मज़ीद प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर पड़ा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए जाएंगे। ये हम आपकी आसानी के लिए O2 के बजाय सिर्फ एक ऑक्सीजन लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हाइड्रोजन आयंस और भी तो मिलेंगे ना। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये इस ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, हमारे लिए H2O बनाएगा, ठीक है। इसीलिए तो हम कहते हैं द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो आपका ऑक्सीजन है। ये इनमें से सारे ने जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे, एक्सेप्ट करके रिलीज कर रहे थे, लेकिन ये जो है ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उससे वाटर बन जाएगी और ये वाटर जो है इसको हमने नाम दिया था वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये आपकी जिस्म के अंदर बन जाता है। ये वो वाला पानी नहीं है जिसे आप लोग पीते हैं। मैं पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था, एक बार फिर मैं कहता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज द वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये आपकी बॉडी खुद बनाते है, ये वो पानी नहीं है जो आप पीते हैं, बल्कि जब आप निकालते हैं तो आपके सांस के अंदर जो पानी है, पता है वो कहाँ से आ रहा है, वो ये वाला वाटर है, ठीक है। ये जो अभी तक जो आपने एक सिलसिला पढ़ा, ये आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपने पढ़ लिया। आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, उससे तीसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रेवल कर रहा होता है और उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ जाता है। अब मजे की बात, कितनी खूबसूरत बात है कि हमने देखा 3 जगहों पर जो है प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, 3 प्लेसेस पर। एक यहां पर प्रोटॉन पंप हो रहा था, दूसरा जगह ये था, तीसरा जगह ये था। 3 जगहों पर प्रोटॉन पंप हो रहे थे। ये कौन कर, ये NADH था। अब देखिए NADH 3 जगहों पर प्रोटॉन को पंप करने में हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि NADH हमारे पास 3 ATPs बनाएगा और FADH, अब देखिए FADH अगर यहां से स्टार्ट करेगा तो ये वाला लाइन FADH के खाते में नहीं आएगा, लेकिन ये 2 लाइन जो है ये FADH के खाते में आएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन FADH देंगे वो ये वाला रास्ता फॉलो करके सिर्फ 2 जगहों पर प्रोटॉन को पंप कर सकते हैं। यही रीजन है कि FADH 2 ATPs बनाएंगे हमारे लिए और NADH हमारे लिए 3 ATPs बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो हो गया। अब वो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसके लिए आप इंतजार करें, कीमियो ऑस्मोसिस। कीमियो ऑस्मोसिस में हम आपको ये बताएंगे कि जो प्रोटॉन्स यहां पर हमारे पास पंप हो चुके हैं ये काफी एनर्जाइज्ड प्रोटॉन्स है। इनके पास काफी एनर्जी है। जैसे कि अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। आप जितना भी उसको ऊपर लेके जाओगे उसके अंदर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इनके अंदर काफ़ी एनर्जी स्टोर्ड है। अब हम इस एनर्जी को कहीं पे लगाएंगे, इस एनर्जी की अभी तक ज़ाया नहीं हुई ये एनर्जी। तो कैसे कि ये जो प्रोटॉन है, ये हमारे पास जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस एंजाइम के दरमियान में से गुजरेंगे। इस एंजाइम का नाम क्या है, ATP सिंथेज। और ये बड़ा स्पेशल एंजाइम है, ये एनर्जी को कैप्चर कर सकता है। ये प्रोटॉन के अंदर जो एनर्जी है, ये इसके पास अपने से कोई एनर्जी नहीं आई है। ये प्रोटॉन वाली एनर्जी को खर्च करके जब प्रोटॉन इसी एंजाइम के बीच में से गुजरता हुआ वापस यहाँ पर आ जाएगा, वापस जब यहाँ पर आ जाएगा, अब आने के लिए तो आपको कैसे आएगा भाई, इधर इतना ज़्यादा प्रोटॉन है, ग्रेडियंट इतना ज़्यादा है, इधर इस तरफ कम है क्योंकि यहाँ से हमने इसको पंप किया हुआ है। तो डिफ्यूजन के चांसेस अब ज़्यादा हो गए कि यहाँ से प्रोटॉन बड़े आराम से, बड़े आसानी से जो है ना खुद ब खुद आएंगे। चीज़ों को ऊपर लेके जाना एनर्जी मांगता है, लेकिन छोड़कर नीचे ये खुद ब खुद जाएंगे। इसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर से नीचे प्रोटॉन खुद ब खुद आ जाएंगे। किसके थ्रू आएंगे, ATP सिंथेज, ये एक एंजाइम है, इसके थ्रू जो है ये आ जाएंगे यहाँ पर। अब क्या होगा कि इस मूवमेंट के दौरान ये एंजाइम उस एनर्जी को कैच करके खर्च करते किस में, ADP। ADP क्या है, ADP हमारे पास
एटीपी का एक नामुकम्मल शक्ल है जिसमें शुगर के साथ एक फॉस्फेट और दूसरा फॉस्फेट, दो फॉस्फेट इस तरह से अटैच हुए हैं, एडीपी। ये एडीपी जो है इसके साथ हम एक और फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा, एटीपी बन जाएगा। भाई ये फॉस्फेट एडीपी के साथ अटैच नहीं हो सकता। अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो ये अटैच होगा। ये फॉस्फेट एडीपी के साथ खुद अटैच नहीं हो सकता, एनर्जी देनी होगी। एनर्जी कौन देगा? ये जो प्रोटॉन वाला एनर्जी है वही एनर्जी इनको मिलाने में सर्फ हो जाएगी, लेकिन ये खुद ब खुद एनर्जी डायरेक्ट आप नहीं दे सकते हैं। एनर्जी देने के लिए एक मशीन चाहिए, ये एंजाइम ये काम करेगा। ये एंजाइम सिर्फ इतना करेगा कि बड़े स्पेशल तरीके से उस एनर्जी को एडीपी और फॉस्फेट को एडीपी के साथ कंबाइन करने में वो एनर्जी खर्च कर देगा। हमारे पास आ जाएगा एटीपी। जब एटीपी बन जाएगा तो यहाँ पर एक थर्ड फॉस्फेट हमारे पास आ जाएगा, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल एनर्जी को स्टोर करके रख देगा। अब ये एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। जब भी आपके जिस्म में सेल को ज़रूरत पड़े तो इसी एटीपी से बॉन्ड को तोड़कर वापस वही एनर्जी लेगा। ये सारा का सारा वही एनर्जी है, मैं आपको बता दूं, ये वही एनर्जी है जो ग्लूकोज के बॉन्ड्स के अंदर स्टोर हुई थी। ये वही एनर्जी है जो ग्लूकोज के तोड़फोड़ के दौरान रिलीज हो रही थी। ये वही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के दौरान रिलीज हुई थी। ये वो एनर्जी है जिसकी मदद से प्रोटॉन को पंप किया था। ये वो एनर्जी है कि जब एटीपी सिंथेज एंजाइम इसको एक्सट्रैक्ट करके फॉस्फेट को एडीपी के साथ मिलाने में खर्च हुआ था। सो वही एनर्जी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इस एनर्जी का ओरिजिन देखना चाहिए, ये आई कहाँ से ये एनर्जी, तो आप पीछे चलते 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 ग्लूकोज के अंदर तो जाएंगे, ग्लूकोज के अंदर देखेंगे ये कहाँ से है, तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यही वो रीज़न है कि अगर सूरज इस दुनिया से कुछ टाइम के लिए गायब हुआ तो सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इसके साथ ही ये जो आपने प्रोसेस पढ़ा था ये था कीमियोऑस्मोसिस, यानी एटीपी के बनने का मैकेनिज्म, और ये जो था ये था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इन दोनों को मिलाओगे ना तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कि ये जो मैकेनिज्म आपने देखा इधर एटीपी के बनने को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है डिफॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी के बन जाना। लेकिन एक एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पे जो है हमें बन रही थी, ठीक है, ग्लूकोज जब टूट रहा था ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, वो था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन एक वो एटीपी है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर हमें मिल रही है। सो अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को आप कैसे डिफाइन करें, तो हम ये कहें कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी बन तो रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर एटीपी बन रही होती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और अगर लेक्चर समझ आ गया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी बनता है। सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और हंसते मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।